नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल एजू हब पर। यह एक एनटीपीसी का ब्रह्मास्त्र बैच है जिसमें मैं आपको पॉलिटी के क्रैश कोर्स को कराने वाला हूं। यह एक 40 दिन का क्रैश कोर्स है जिसमें हम लोग सटीक तरीके से, सही तरीके से, एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसको हम क्रैक करें। ऑलरेडी मैंने सिलेबस के बारे में डिस्कस कर रखा है प्रीवियस क्लास में, उसको आप देख सकते हैं। लेकिन मैं बता दूं कि पॉलिटी इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्यों पॉलिटी इंपॉर्टेंट है एनटीपीसी के लिए। अगर आप देखोगे तो जनरल अवेयरनेस सीबीटी 1 में देखे तो उसमें 40 क्वेश्चन पूछा जाता है, और सीबीटी सेकंड में देखे तो उसमें क्या पूछा 50 क्वेश्चन पूछा जाता है जनरल अवेयरनेस में। अगर हम पॉलिटी का बात करें तो पॉलिटी में क्या है कि मिनिमम क्वेश्चन 5 और मैक्सिमम 7 से 8 पूछा जा सकता है। तो सोचिए कि ये कितना वेटेज रखता है। अगर हम और भी क्वेश्चन का लेवल अगर देखें तो क्वेश्चन का लेवल कोई रॉकेट साइंस जैसा नहीं होता है। क्वेश्चन का लेवल आसान होता है, बट तरीके ऐसे होते हैं कि बच्चे सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो इसको हम उसी तरीके से पढ़ेंगे कि जिसको आसानी तरीके से ट्रिक के साथ हम लोग पढ़े और इसको सॉल्व कर पाए, और हम दोनों मिलकर एक साथ मेहनत करके हम आगे सक्सेस की ओर बढ़ सके। तो ये रोजाना क्लासेज होंगी, इसके अलावा बहुत सारे क्लासेज भी आएंगे, सारे सब्जेक्ट के आएंगे। जनरल अवेयरनेस में हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, सारे आएंगे इंक्लूडिंग मैथ, रीजनिंग। तो आइए पढ़ते हैं फर्स्ट पॉलिटी में। और हम क्या करेंगे कि इसमें पहले क्या पढ़ेंगे, हम कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। उसके जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना था उसके रिगार्डिंग हम कुछ क्वेश्चन फ्रेम करेंगे। क्वेश्चन फ्रेम करके उसको हम सॉल्व करेंगे, और हम क्वेश्चन को सॉल्व करते करते ही बहुत सारे क्वेश्चन को हम टच करेंगे, जिससे हमें क्या होगा, क्वेश्चन को टच भी करेंगे और हम साथ में आगे पढ़ेंगे भी। जैसे सपोज करो कि क्वेश्चन हमने डिस्कस करा, अब इस क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए एक हम हिस्ट्री देखेंगे कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बना। अगर हम ये देख लेंगे तो हम मेरे माइंड में क्या आ जाएगा कि मेमोरी सेटअप हो जाएगा, जिससे मुझे समझने में आसानी होगी। तो हम इस तरह से पढ़ेंगे, और इस तरह से धीरे धीरे करते करते हम पॉलिटी के सारे क्वेश्चन करते करते और साथ में पढ़ते पढ़ते हम सारे पॉलिटी के सिलेबस को कवर कर लेंगे। तो हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है ना, कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज इनेक्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप। मतलब क्या बोलना ये चाह रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना था, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनने से पहले आपको ध्यान में रखना होगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्यों बना था, कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना था, जो इनेक्ट हुआ था, क्यों बना था, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। वो कौन से एक्ट, कौन से प्लान के थ्रू बना था, पहला क्वेश्चन यही है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम क्या करेंगे कि हम पहले देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना था, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का डिमांड कब उठा था। तो पहले हम उसके डिटेल में जाएंगे। तो अगर आप देखेंगे तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या होता है, इसको पहले देखिए क्या होता है। कि सपोज करो कि एक जैसे अभी लोकसभा, राज्यसभा है, पार्लियामेंट है, वैसा ही एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होता है। मतलब एक असेंबली होता है पीपल का, वो पीपल आके क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते हैं। तो सबसे पहले इसका है ना, आप क्रोनोलॉजी देखिए। सबसे पहले इसका डिमांड बढ़ा था 1934 में। 1934 में एक एम.एन. रॉय थे। इन्होंने क्या बोला था कि इंडिया को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जरूरत है। अब एम.एन. रॉय से एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा कि सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का डिमांड किसने दिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि एम.एन. रॉय जो हैं वो क्यों इंपॉर्टेंट है। एम.एन. रॉय इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का गठन किया था। तो इससे क्या हो गया, इससे हमें 2 क्वेश्चन निकल गए। तो ऐसे क्या करेंगे कि एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, साथ में उसके हिस्ट्री पढ़ेंगे। हिस्ट्री को पढ़ते बहुत सारे क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। तो अब क्या हो गया कि 1934 में एम.एन. रॉय ने डिमांड कर दिया कि इंडिया को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जरूरत है, इंडिया को अपना एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है। अब 1934 के बाद 1935 में, 1935 में आईएनसी, जिसको बोलते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसने क्या करा कि ऑफिशियली डिमांड किया कि हाँ इंडिया को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जरूरत है, हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जरूरत है, कि हम क्या करना चाहते हैं कि हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बनाना चाहते हैं, कि इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहते हैं। तो 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिमांड किया। उसके बाद क्या हुआ कि 1936 में कांग्रेस का सेशन चल रहा था, जिसको बोलते हैं लखनऊ सेशन में इन्होंने क्या करा कि इसको
डिमांड को फॉरवर्ड किया कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली चाहिए। आपको पता होगा कि कांग्रेस इंडिपेंडेंस के पहले कांग्रेस का सेशन हमेशा दिसंबर के लास्ट वीक में चलता था, हर साल चलता था। तो सही लखनऊ अधिवेशन बोलो या सेशन बोलो 1936 में चल रहा था। तो कांग्रेस ने डिमांड रखा 35 में, 35 के बाद 36 में जाके कांग्रेस ने क्या बोला कि हमें चाहिए। अब उस समय देखिए कि 1936 के बाद अब देखिएगा तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड स्टार्ट होने वाला था, चरम सीमा पर था। और उस समय देखिए कि ब्रिटेन का पावर कम हो गया था और यूएसए राइज कर गया। तो बहुत सारे ब्रिटेन का पावर कम हो गया था और ब्रिटेन बहुत सारे वार ऑलरेडी पहले लड़ चुका था। तो इसमें क्या हुआ कि इनके पास ऑप्शन नहीं थे, वीक पड़ गया था थोड़ा। तो इन्होंने क्या करा कि 1935 के बाद उन्होंने एक ऑफर लाया जिसको बोलते हैं अगस्त ऑफर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, इससे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कब लाया था? 1940 में। तो 1940 में लाया था अगस्त ऑफर। इसमें क्या हुआ कि ब्रिटिश ने माना, फाइनली एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है हम आपको कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एक्सेप्ट कर लेते हैं कि आप लोग खुद अपना कॉन्स्टिट्यूशन को बनाओगे। तो एग्जाम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कि ब्रिटिश कब एक्सेप्ट किया कि इंडिया को एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जरूरत है? तो अगस्त ऑफर में। जब अगस्त ऑफर आ गया, उसके बाद अगस्त ऑफर के बाद इसको फॉरवर्ड करने के लिए एक मिशन आया जिसको बोलते हैं क्रिप्स मिशन। एक कब आया? 1942 में। इस मिशन का काम क्या था कि एक प्रपोजल आ रहा था, आके इंडिया में आया और ड्राफ्ट प्रपोजल दिया कि कैसे वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म होने के बाद इंडिया एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन बना सकता है। तो क्या करा, एक प्रपोजल दिया, ठीक है। अब क्या है कि इस क्रिप्स मिशन को हेड कौन कर रहा था, एक क्वेश्चन आ सकता है। तो हेड कर रहा था स्टैटफोर्ड क्रिप्स, ठीक है दोस्तों। तो ठीक है, अब क्या हुआ कि जब ये प्रपोजल दिया कि ठीक है आप अपना बनाओगे, क्या बनाओगे? कॉन्स्टिट्यूशन बनाओगे, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का गठन होगा, वो क्या बनाएगा? कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा। लेकिन क्या हुआ कि इसको मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट कर डाला। मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट कर डाला। क्यों करा? तो मुस्लिम लीग का डिमांड था कि वो अलग देश चाहते थे, इंडिया को दो भाग में डिवाइड करना चाहते थे। और सेकेंड क्या था कि उनको एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली चाहिए था, वो पाकिस्तान के लिए, ठीक है। इसलिए उन्होंने क्या करा कि रिजेक्ट कर डाला। तब क्रोनोलॉजी समझिए। 1942 के बाद क्या हुआ कि एक फिर से आया कैबिनेट मिशन। कब आया? 1946 में आया कैबिनेट मिशन आया। अब इसको हेड कौन करता है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसको हेड जो किया उसका नाम था लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ठीक है ना, इन्होंने हेड किया। अब एक कैबिनेट मिशन आया और एक फिर से कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का अपना एक नया प्लान दिया, ठीक है ना। तो ये इस तरह से प्लान दिया ना कि मोर और लेस सेटिस्फाइड कर दिया मुस्लिम लीग को, और मुस्लिम लीग भी सेटिस्फाइड हो गया, आईएनसी भी सेटिस्फाइड हो गया, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सेटिस्फाइड हो गया, और फाइनली हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन हो गया। तो क्वेश्चन पूछा था, वहीं फर्स्ट क्वेश्चन यही पूछा था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन हुआ किसके थ्रू हुआ, कौन से एक्ट के थ्रू, कौन से मिशन के थ्रू हुआ था। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 में। तो देखो दोस्तों क्या है, अब एक क्रोनोलॉजी को समझो आप। अब घटनाएं समझो कैसे कैसे याद करना है। 1934 उसमें क्या आया था? एम एन रॉय पहला डिमांड किया था। उसके बाद क्या हुआ था? 1935 में आईएनसी ने डिमांड किया था। लेकिन ऑफिशियली जो सेशन होता था आईएनसी का 1936 में लखनऊ सेशन में उन्होंने प्रस्ताव रखा था कि हाँ इंडिया को एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जरूरत है जिससे क्या करें हम इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन को बना सके। उसके बाद क्या हुआ कि 1940 में क्या हुआ, इस डिमांड को पूरा करने के लिए 1940 में एक अगस्त ऑफर लाया गया। अगस्त ऑफर में क्या बोला कि हाँ हम तुमको ऑफर दिए हैं कि हम तुम्हारी डिमांड को स्वीकार कर लिए हैं, ठीक है। अब क्यों किया? वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रही थी, ब्रिटेन का हालत खराब था, कोई ऑप्शन था नहीं और ब्रिटेन इंडिया का कोऑपरेशन मांगना चाह रहा था वार में, इंडियन फौजी को लड़ाना चाह रहा था। मतलब क्या कि आईएनसी है ना वर्ल्ड वॉर सेकेंड में पार्टिसिपेट करने से इनकार कर दिया। तो एक ऑफर होता है ना लॉलीपॉप, जस्ट लाइक अ लॉलीपॉप देना। अब किया कि जो 1940 में जो अगस्त ऑफर दिया,
इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए 1942 में एक क्रिप्स मिशन आया, लेकिन इसको रिजेक्ट कर दिया कौन? मुस्लिम लीग ने। फिर क्या आया 1946 में? कैबिनेट मिशन प्लान। इन्होंने क्या किया? इनको सफलता मिली और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन हो गया। तो सोचिए 1934 से लेकर 1946 और बीच में एक इंपॉर्टेंट है 1940 अगस्त ऑफर, जिसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ब्रिटिश ने सबसे पहले कब माना था, कब स्वीकार किया था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होना चाहिए, इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होना चाहिए। तो कब किया था? 1940 में। तो ये याद रखें। तो आते हैं हम पहले क्वेश्चन के पास, पहले क्वेश्चन पे। पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि दो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, एक मिनट इंक थोड़ा चेंज कर लेते हैं, मुझे दिख नहीं रहा। हाँ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है उसका गठन किया गया, जो आगे चलकर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाया, किसके थ्रू किया गया? तो इसका आंसर क्या होगा? कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान 1946। तो पहला क्लियर हो गया। ठीक है, अब हिंदी में देख ले, हिंदी में भी इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगर आप जो अभी हम पहले अभी डिस्कस किए हैं 1934 से लेकर 1946 तक, अगर आप उसको सही से सुने होंगे तो ये क्वेश्चन खुद कर देंगे। क्वेश्चन क्या है? द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विच फ्रेम्ड द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया वाज सेट अप इन। मतलब जो सीए बना था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, वो कब सेटअप हुआ था? तो हमने क्या पढ़ा था? अब हाँ, इसको ध्यान दीजिएगा, हिंदी में ट्रांसलेशन गलती हो गया है। स्थापना किसने की थी वो पूछ दिया है, वो नहीं होगा। ठीक है ना, तो इसको कट कर दीजिए। हाँ, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कब बना था? हमने आपको क्या बोला था कि लास्ट में किसने, लास्ट में 1934 के लिए बात करा था। 1934 के बाद क्रोनोलॉजी समझिए। 1935 कांग्रेस ने डिमांड किया था, 1936 में लखनऊ सेशन हुआ था, उसके बाद अगस्त ऑफर आया था 1940 में, उसके बाद आया था क्रिप्स मिशन आया था 1942 में। देखिए ये सब रट लीजिए, सब इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, कुछ भी पूछा जा सकता है। उसके बाद क्या आया था? लास्ट में कैबिनेट मिशन आया था। कब आया था? 1946 में। समझ रहे हैं? तो क्या होगा? 1946। तो अगर आप डिटेल अगर सही से आप रट लेते हैं, समझ लेते हैं, रटना नहीं है, जनरली समझना है कहानी के तौर पर कि क्या क्या कहानी चलते गया। अगर आप समझ लेते हैं तो पहला क्वेश्चन भी हो जाएगा आपसे और दूसरा भी क्वेश्चन हो जाएगा। तो आते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की ओर। देखिए अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो बन गया, कब बना? कब बना? 1946 में। ठीक है, कौन से मिशन के प्लान? देखो रिवीजन भी करना है, जो पहले पढ़े ना उसको बार बार रिवीजन करेंगे तो क्या होगा ना, हमें याद होगा। कैबिनेट मिशन कौन बना, कब बना? कैबिनेट मिशन प्लान के तहत। ठीक है, इसके तहत बना है। तब क्वेश्चन है कि सपोज जो लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गए। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होता क्या है? मतलब बहुत सारे बंदे इकट्ठे हो गए, ठीक है ना। अब उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव तो होगा, कोई हेड तो होगा, ठीक है ना, कोई हेड तो होगा। तो अब क्या है, क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि जो इनॉग्रल मीटिंग था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, उसको प्रिसाइड कौन किया था? मतलब उद्घाटन का जो बैठक होता है, उद्घाटन का जो बैठक होता है उसका अध्यक्षता किसने किया था? ठीक है ना, उसको प्रिसाइड किसने किया था? ठीक है ना। तो ऑप्शन है आपका ए सच्चिदानंद सिन्हा, बी बी आर अम्बेडकर, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी है उपेंद्र। ठीक है ना। तो अब बताइए किसने किया था। तब ध्यान रखिएगा कि जो पहला जो उद्घाटन वाला जो मीटिंग था, इनॉग्रल मीटिंग था, उसको किया था सच्चिदानंद सिन्हा ने। ठीक है ना, ये टेम्पररी थे, ध्यान रखिएगा क्या थे, टेम्पररी थे। अब फर्स्ट मीटिंग जो हुआ था ना, इसमें कुछ हम नॉलेज गेन कर लेते हैं। हाँ, जो फर्स्ट मीटिंग हुआ था ना, इसमें क्या हुआ कि मुस्लिम लीग ने फिर से बायकॉट कर दिया। और कितने मेंबर अटेंड किए थे फर्स्ट मीटिंग में? 211। ठीक है बच्चों। अब देखिए सच्चिदानंद सिन्हा जो थे, ये टेम्पररी इनको प्रिसाइड करवाया गया, ये परमानेंट नहीं थे, टेम्पररी थे। परमानेंट होगा वो आगे देखेंगे, वो राजेंद्र प्रसाद थे। तो टेम्पररी क्यों किया गया? क्योंकि ये सबसे ओल्डेस्ट मेंबर थे उसमें। जो 211 मेंबर था जो आया था उद्घाटन बैठक में, उसमें सबसे ओल्डेस्ट थे, सबसे बुजुर्ग आदमी थे सच्चिदानंद सिन्हा। इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा?
सच्चिदानंद सिन्हा होगा। ठीक है, इसका आंसर ये होगा। तो समझ में आया। 1934 एम.एन. रॉय से हम कहाँ आ गए, 1946 कैबिनेट मिशन प्लान। उससे क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन हुआ। अब जब गठन हो गया तो उसका उद्घाटन जो पहला मीटिंग हुआ उसमें सबसे जो बुजुर्ग आदमी थे जिसका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा, उनको क्या किया गया, उनको प्रिसाइड कर दिया गया कि ठीक है आप अध्यक्ष बन जाइए। ठीक है ना। तो यहाँ तक क्लियर। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन था कि ड्राफ्टिंग कमेटी जो कॉन्स्टिट्यूशन का था, कॉन्स्टिट्यूशन तो बनना स्टार्ट हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बन गया। देखो अब जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बन गया, इसमें 211 बंदे आ गए, तब क्या करेंगे, इनका मेन मुद्दा क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन को लिखना। ठीक है ना। तो अब एक क्वेश्चन है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे। ठीक है ना। अब ड्राफ्टिंग कमेटी से पहले सुनिए कि कमेटी क्या था इसमें। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का जो था, सीए जो था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, इसका कमेटी क्या था। देखिए क्या है, हम कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अलग अलग फील्ड होते हैं, कोई लीगल फील्ड होगा, कोई कुछ फील्ड होगा, कोई अलग अलग फील्ड होगा। तो इसमें क्या है ना कि अलग अलग कमेटी बैठेगा। ठीक है ना। और सबसे जो, जैसे सपोज कर लो कि एक कमेटी हो गया, बी सी डी ई एफ, इतने सारे कमेटी हो गए। इसको कुछ काम सौंपा गया, इसको कुछ और काम सौंपा गया, इसको कुछ और काम सौंपा गया, इसको कुछ और, सबको अलग अलग काम दे दिया गया। अब कॉन्स्टिट्यूशन लिखना है, कोई हलवा तो है नहीं, तो सबको अलग अलग काम सौंपा गया। अब जो मेन जो ड्राफ्टिंग कमेटी था, इनका काम क्या था कि सपोज करो ये सबसे बिग हो गया, ड्राफ्टिंग कमेटी हो गया। इनका काम क्या था कि इन दोनों का जो रिकमेंडेशन है, जो आउटपुट है, उसको अपने अंदर डाल के कॉन्स्टिट्यूशन को राइट करना। ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशन को लिखना। तो ऐसे क्या था कि काम का डिवीजन क्या हुआ कि एक तो अलग अलग बंदे को अलग अलग कमेटी को देंगे तो वो उसमें एक्सपर्ट होंगे, तो डिसीजन कॉन्स्टिट्यूशन सही लिखा जाएगा। और उससे हमें मिल गया, उससे हमें मिल गया, उससे मिल गया, मतलब 5-6 से मिल गया हमें। अब उसको क्या करेंगे कि हम एक ड्राफ्ट कर देंगे। ठीक है ना, फाइनल एक कॉन्स्टिट्यूशन बन जाएगा। तो उस ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन था, एक क्वेश्चन है। तो ड्राफ्टिंग कमेटी पता लग गया। वैसे कमेटी कमेटी है, 7-8 कमेटी है जो हम पढ़ेंगे, वो हम आपको ट्रिक के साथ लर्न करवाएंगे इसी सेशन में। लेकिन क्वेश्चन पता लग गया कि ड्राफ्टिंग कमेटी जो कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया सबके रिकमेंडेशन को लेके, तो इसका चेयरमैन कौन है, तो इसका चेयरमैन क्या होगा, ये सबको पता होना चाहिए, बाबा साहेब अम्बेडकर। ठीक है ना। इसका चेयरमैन कौन है, बाबा साहेब अम्बेडकर। अब देखिए क्या हुआ कि थोड़ा डिटेल एनालिसिस कर लेते हैं। ठीक है ना। अब ड्राफ्टिंग कमेटी को तो कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के लिए मिल गया कि हाँ तुमको ड्राफ्ट करना है। अब क्या हुआ कि अब ड्राफ्ट करोगे तो अब क्या करोगे, हम ड्राफ्ट कर दिए, मतलब एक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया है। अब क्या किया गया, इसको पब्लिक में दिया गया। जैसे अभी कोई लॉ बनता है तो पब्लिक में देते हैं ना कि भैया आप इसको पढ़ो, इसके बारे में कुछ रिकमेंड करो, आपको कैसा लगा है, इसमें कमियां क्या है क्या नहीं। जैसे अभी एक नया एजुकेशन पॉलिसी आया है अपना, तो उसमें क्या है, पब्लिक में डाला गया था, पब्लिक डोमेन में डाला गया था कि आप अपना रिकमेंडेशन दीजिए, इसमें क्या सुधार लाना चाहिए क्या नहीं। ठीक है ना। तो पहला जो ड्राफ्ट पब्लिश हुआ था वो कब हुआ था, फरवरी 1948 में। ठीक है ना। उसके बाद इसको दिया गया पब्लिक को कि आप अपना रिकमेंडेशन दीजिए, डिस्कशन करेंगे उस पर, अगर हमको अच्छा लगे तो उसको अमेंड करेंगे। तो सेकेंड जो ड्राफ्ट आया था वो कब आया था, अक्टूबर 1948। ठीक है ना। तो इस जो सबसे पहले हमें समझना है कि कमेटी क्यों बना था, कमेटी का रोल क्या है, क्योंकि बहुत सारे काम करने थे और सबको इकट्ठे करके एक ड्राफ्ट करके हमें ड्राफ्ट करके कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना था। तो उस ड्राफ्ट करने वाला भी कमेटी होगा ना, तो उसका कौन हेड था, उसका चेयरमैन कौन था, तो उसका चेयरमैन क्या था, बी आर अम्बेडकर। ठीक है ना। अब ड्राफ्ट करके पहले पब्लिक डोमेन में रखा गया कि पब्लिक अपने उस पर रिकमेंडेशन देंगे, अगर हमको अच्छा लगा कि हाँ तुम्हारी बात सही है तो हम उसमें अमेंड करेंगे बदलाव करेंगे। ठीक है ना। उसके बाद एक कॉन्स्टिट्यूशन को आगे पुट फॉरवर्ड किया गया। तो इसमें पता लग गया आपका, इसका ऑप्शन क्या है, बी आर अम्बेडकर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन क्या बोलता है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, ठीक है ना, अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या है ना, लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, बहुत ही बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन बना हमारा, अब किसने बनाया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे बना वो ऑलरेडी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो एक बार और देख लेते हैं, रिवीजन हो जाएगा। 1934 एम.एन. रॉय, 1935 कांग्रेस और 36 कांग्रेस का सेशन, उसके बाद 1940
अगस्त ऑफर 1942 क्रिप्स मिशन, उसके बाद 1946 कैबिनेट मिशन प्लान, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बन गया। ठीक है, अब इन लोगों ने क्या करा कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने लगा। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितने दिनों में कॉन्स्टिट्यूशन बन गया है, समझ रहे हो ना। तो आपका पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है 6 महीने, ठीक है। दूसरा का ऑप्शन क्या है कि 1 साल लगा। तीसरा का क्या है कि 2 साल के आसपास लगा। चौथा ऑप्शन क्या है कि 3 साल लगा। तब इसमें आंसर क्या होगा। तो अगर एग्जैक्ट साल जो है ना वो याद कर लीजिएगा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसका लगा 2 साल 11 महीने और 18 दिन। ये आपको याद होना चाहिए कैसे भी करके पूरा एग्जाम में। इसमें तो अबाउट 3 इयर्स पूछा है, इसका आंसर होगा डी। आंसर क्या होगा इसका, डी होगा, अबाउट 3 साल, ठीक है ना। लेकिन अबाउट में पूछा है, अप्रॉक्स पूछा है तो वो बता दोगे आप। लेकिन जब ये पूछ देता है ना एग्जैक्ट मीनिंग, एग्जैक्ट साल कितना है, कितने मंथ है, कितने दिन है, तो उसमें क्या होता है कि उसमें हम लोग गड़बड़ हो जाते हैं। तो इसमें क्या करना है, हमें लर्न कर लेना है क्या है, 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे, ठीक है ना। तो लगभग 3 साल ही हैं, लेकिन 2 साल 11 महीने 18 दिन में क्या हुआ कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को बना डाला, ठीक है। ओके, आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है उसके प्रेसिडेंट कौन थे। अगर आप ध्यान से देखे होंगे तो पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जब सीए बना, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना, तो उसका एक इनॉग्रेल सेशन हुआ, मतलब शुरुआत का जो सेशन होता है ना वो हुआ, ठीक है ना। तो उस समय टेम्पररी जो अध्यक्ष था वो किसको बनाया गया था, सच्चिदानंद सिन्हा को। क्यों बनाया गया था, क्योंकि वो ओल्डेस्ट थे, ठीक है ना, इसलिए बना दिया गया था। ये ओल्डेस्ट, क्यों ओल्डेस्ट को बनाया गया था, तो जनरली ये फ्रेंच से आइडिया लिया गया था कि जो बुजुर्ग है उसको बना दो, क्योंकि सबसे माना जाता है ना कि बुजुर्ग है तो ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा और क्या, तो इसीलिए बनाया गया था, ठीक है ना। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है ना कि जो प्रेसिडेंट है, जो परमानेंट प्रेसिडेंट है वो कौन था। तो ये तो जनरली हर एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ही आसान है, ठीक है ना। इसको आपको याद करना होगा, ठीक है, इसको आपको याद करना होगा। इसका आंसर क्या होगा, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद क्या हुए, प्रेसिडेंट बन गए, ठीक है। अब इसके 2 वाइस प्रेसिडेंट भी थे, ये भी पूछा जा सकता है। पहले तो एक टेम्पररी प्रेसिडेंट बने थे सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है ना। अब क्या हुआ कि जो फाइनल प्रेसिडेंट है वो बन गए, जो परमानेंट प्रेसिडेंट है वो बन गए राजेंद्र प्रसाद। अब इसके 2 वाइस प्रेसिडेंट थे, उसका भी नाम एक बार देख लीजिएगा, रिमेंबर कर लीजिएगा, में भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना। एक था HC मुखर्जी और नेक्स्ट था VT कृष्णमाचारी। तो ये दोनों क्या था, वाइस प्रेसिडेंट था, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बन गया, उसका प्रेसिडेंट टेम्पररी प्रेसिडेंट बना, उसका फिर फाइनल प्रेसिडेंट बन गया, ठीक है ना। अब फाइनल प्रेसिडेंट कौन था, जो परमानेंट प्रेसिडेंट था राजेंद्र प्रसाद थे। अब राजेंद्र प्रसाद को हेल्प करने के लिए 2 वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया, उसका नाम क्या था, HC मुखर्जी और VT कृष्णमाचारी, ठीक है ना, VT कृष्णमाचारी। ये दोनों आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। आते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर। देखो क्या है, ये ऑलरेडी बता दिए हैं, शुरू में आप अगर देखे होगे तो इसको आप कर दोगे। बोला था कि कांग्रेस के जो अधिवेशन होते थे, कांग्रेस के जो अधिवेशन होते थे INC, जिसको बोलते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसके हर साल दिसंबर के लास्ट में सेशन चलता था, जिसको अधिवेशन बोलते हैं, होते थे। तो इसमें क्वेश्चन पूछा है कि कौन से अधिवेशन में कांग्रेस ने पुट फॉरवर्ड किया, जो ऑलरेडी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो इसका अगर आंसर देखें हम, तो इसका आंसर क्या होगा, लखनऊ सेशन। कब हुआ था, 1936 में। अब कैसे देखो, पहले 1934 में MN रॉय ने सजेस्ट किया था। MN रॉय, इतना रट लेना है ना कि भूलना नहीं है। MN रॉय कौन था, 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का गठन किए थे, ठीक है। तो इन्होंने सजेस्ट किया कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होना चाहिए। तो क्वेश्चन आ सकता है कि कौन ऐसा पहला इंसान है जिसने सजेस्ट किया, CA होना चाहिए, ठीक है। अब क्या हुआ कि 1934 में MN रॉय ने कर दिया, ठीक है।
अब 1935 में कांग्रेस ने अपना डिमांड रख दिया, कांग्रेस हाँ हाँ हमको भी चाहिए, लेकिन फाइनल पुट फॉरवर्ड कब किया, जो आईएनसी का सेशन चल रहा था, वो कब चल रहा था, 1936 में। तो 1936 में जो सेशन चल रहा था ना, उसमें क्या करा कि कांग्रेस ने बोला कि हाँ हमें सीए की ज़रूरत है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की ज़रूरत है। ठीक है, तो आते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन जो आया इंडिया में, तो सबसे बड़ा सवाल उठता है कि कब आया, जो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, कब आया है, 1946 में। इससे क्या हुआ कि सीए बना, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना, जिससे हमें हमारा क्या बना, कॉन्स्टिट्यूशन बना। ठीक है ना, क्लियर? ओके, तो इस मिशन को हेड कौन किया था, एक क्वेश्चन है। ठीक है ना, इस मिशन को हेड कौन किया था, तो इसका आंसर होगा लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, जो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा है। ठीक है, अब क्या है कि जो मिशन आया, हिंदी में देख लीजिए, जो अध्यक्ष जो थे वो किसने किया था, तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ने। अब देखिए इसका जो है ना, जो मिशन आया था, कैबिनेट मिशन आया था, इसके 3 मेंबर थे। ठीक है ना, पहले तो लॉरेंस जी हो गए, वो क्या थे, वो हेड थे इसके। सेकंड कौन था, सेकंड क्रिप्स था, जो क्रिप्स मिशन जो आया था 1942 में, वही क्रिप्स फिर से आया था। ठीक है ना, अब तीसरा कौन था, तीसरा क्या था, एवी अलेक्जेंडर, जो ऑलरेडी ऑप्शन ए और बी में दिया हुआ है। ये तीनों थे। ठीक है ना, ये तीनों आया था। अब इसका जो तीनों आया था एज ए कैबिनेट मिशन के मेंबर बन गए, तो इसका हेड क्या था, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। ठीक है ना, तो याद रखिए कब आया था, 1946 में। तो हमें क्या करना है कि फिर से रिकॉल करते जाना है, क्योंकि रिकॉल करेंगे तो इससे क्या होगा, हमें याद जल्दी होगा। ठीक है ना, ऐसे नहीं कि पढ़ लिए तो ठीक है बाद में रिवीजन कर लेंगे, नहीं नहीं। जैसे क्या हुआ कि 1934 से लेकर 1946 का सारे खेल है, सारे घटनाएं इसी ईयर के बीच में हुआ है, जिससे हमें क्या हुआ कि सीए बना हमारा, सीए से क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन बना। ठीक है, तो आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन से पहले देखिए क्या है कि एक हम लोग जो एजू हब है उस पर हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि एनटीपीसी का एक ब्रह्मास्त्र बैच लाने जा रहे हैं। ठीक है, और ये ब्रह्मास्त्र बैच है, ये सिर्फ पॉलिटी के लिए नहीं है, सारे सब्जेक्ट के लिए है। पॉलिटी इसमें जीए जनरल अवेयरनेस है, उसमें सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, उसके बाद जनरल साइंस हो गया, उसके बाद इसके अलावा इसमें मैथ्स और रीजनिंग। ठीक है ना, तो सारे सब्जेक्ट कवर किए जाएंगे। और एक 40 दिन का क्रैश कोर्स है, जिसमें आपको सही तरीके से एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ बताया जाएगा, जिसमें आपको न कोई ज़्यादा होता है ना कि एक स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना है, गधे की तरह हमें दिन में पढ़ते नहीं रहना है। स्मार्ट वर्क करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, वो हमें डिसाइड करना है। उस तरीके से हम पढ़ेंगे कि जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, साथ में फिर सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। एक क्वेश्चन किए, अब इस क्वेश्चन के पूरे हिस्ट्री में जाएंगे कि अरे ये ऐसे ऐसे हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पर खत्म हुआ, तो उसको हम करेंगे और वैसे करते करते सारे सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। तो आप एजू हब के साथ जुड़ना ना भूलें। ठीक है, तो आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ देखो, अब अगर आप शुरू से सेशन देख रहे होगे या पहले मैंने जो आपको हिस्ट्री समझाया है, अगर आप उसको देख लिए होगे तो कोई क्वेश्चन आपको रुकने वाला नहीं है, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दोगे। क्वेश्चन पूछ रहा है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कॉन्स्टिट्यूशन बना उसको किसने बनाया, किसने अडॉप्ट किया। ठीक है ना, तो हम क्या बोल रहे हैं कि उस समय से यही बता रहे थे ना कि सीए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया। ठीक है ना, तो एक बार और हम देख लेते हैं कि एक बार हट जाएंगे हम फिर से। 1934 में एमएन रॉय, उसके बाद 1935 कांग्रेस डिमांड किया और 1936 में कांग्रेस अपने सेशन में प्रस्ताव पास किया। अब इसको एक अगस्त ऑफर आया 1940 में, इसमें ब्रिटिश ने बोला कि ठीक है हम तुम्हारे प्रस्ताव को मानते हैं। ठीक है क्यों माना, क्योंकि ये नहीं कि ब्रिटिश हमारे प्रति दयावान हो गए थे, उनकी मजबूरी थी। वर्ल्ड वार सेकेंड में उनकी हालत बहुत ही ख़राब हो गई थी। ठीक है ना, और वर्ल्ड वार सेकेंड को जीतने के लिए उनको इंडिया का कोऑपरेशन चाहिए था और बहुत ज़रूरी भी था। बिना कोऑपरेशन के वो बहुत और वीक पड़ जाते हैं। ठीक है ना, तो अगस्त ऑफर में क्या हुआ कि उन्होंने ऑफर को स्वीकार कर लिया। इस ऑफर को इम्प्लीमेंट करने के लिए 1942 में क्रिप्स मिशन को भेजा।
लेकिन मुस्लिम लीग ने क्या करा, रिजेक्ट कर दिया इसे। फिर क्या आया, 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आया, इसने पुट फॉरवर्ड किया और इसको ओके कर दिया गया सीए को। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना और इसने क्या करा, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, ठीक है ना। तो एक पूरा घटनाएं हैं शुरू से लेकर अंत तक, वो कर लोगे तो कहीं से क्वेश्चन कुछ भी आ जाए आप कर दोगे, मतलब गलत करने का सवाल ही नहीं उठता, ठीक है। तो आइए हिंदी में देखते हैं, भारत का संविधान किसके द्वारा अपनाया गया था, ठीक है ना। तो इसका क्या होगा आंसर, इसका आंसर होगा सी, संविधान सभा के द्वारा, जिसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अब क्वेश्चन है कि सीए तो बन गया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो बन गया, ठीक है ना। अनडिवाइडेड इंडिया उस समय है ना, इंडिया का डिवीजन नहीं हुआ था, लेकिन फर्स्ट मीटिंग में वो मुस्लिम लीग बाइकआउट कर दिए थे, वो अलग बात है। तो क्वेश्चन पूछता है कि जो वन डे एग्जाम होते हैं ना, इसमें क्या है ना कि एग्जैक्ट डेट पूछ देता है। तो क्या है कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो सीए बना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना, उसका पहली बार कौन से डेट को, कौन से ईयर को वो बना था, ठीक है। तो ये डेट को याद रखिए, 9 दिसंबर 1946। कब बना था, 9 दिसंबर 1946, ठीक है ना। अब 1934 का खेल है, यहाँ से स्टार्ट हुआ डिमांड, ठीक है ना। 1946 में जाकर हमें डिमांड मिला, उसके बाद हमने सीए बनाया, सीए के बाद हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। अब सीए बना तो उसकी पहली मीटिंग कब हुई थी, 9 दिसंबर को। पहली मीटिंग कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और फर्स्ट मीटिंग में कौन सा टेम्परेरी प्रेसिडेंट बने थे, सचिदानंद सिन्हा। फिर फाइनल प्रेसिडेंट कौन बने, राजेंद्र प्रसाद। तो अगर ये सब कहानी के तरीके से याद करोगे ना, तो कोई भी क्वेश्चन पूछ दे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से, कॉन्स्टिट्यूशन से कोई भी क्वेश्चन पूछ दे, जो मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है उससे कहीं से क्वेश्चन पूछ दे, आप सॉल्व कर दोगे। बस क्वेश्चन देख के हमें रटना नहीं है, हमें जो ओवरऑल कहानी चल रहा है उसको हमें समझना है, ठीक है। तो ओके दोस्तों, आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाँ, अब देखो क्या है, एक क्वेश्चन को करने से पहले एक बात समझो। हमने बताया था कि जब सीए बना, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना, तो उसके अंदर बहुत सारे कमेटी थे, ठीक है ना, बहुत सारे कमेटी थे। इन लोगों को अलग अलग काम सौंपा गया था कि आप इस काम को कीजिए, आप इस काम को लिखिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन लिखना इज नॉट अ कप ऑफ टी, कोई आसान चीज़ नहीं है, बहुत मेहनत लगती है, बहुत समय लगा। कितने साल लगे, मोर देन अबाउट अप्रॉक्स 3 years लग गए। तो इसमें अलग अलग कमेटी बना था, ठीक है। अब अलग अलग कमेटी बना था, इन लोगों का काम था कि आप जो काम सौंपा गया था वो काम करके किसको देना है, ड्राफ्टिंग कमेटी को देना है। इसके हेड कौन थे, देखिए रिवीजन कर रहे हैं हम, जो ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। इसके हेड थे BR अम्बेडकर। अब ड्राफ्टिंग कमेटी का काम क्या था कि कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट कर देना, बना देना, ठीक है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है, वैसे बहुत सारे कमेटी है जो हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे और ट्रिक के साथ हम लर्न करेंगे। ऐसे ही कभी याद नहीं होगा, किसी को याद नहीं होगा, ट्रिक के साथ करेंगे। तो उसका एक कमेटी था जिसको बोलते हैं हम यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, ठीक है ना, ठीक है। इस अगर हिंदी में देखें तो इसका नाम क्या है, केंद्रीय संविधान समिति, ठीक है ना। इसके अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। तो इसका अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू साहब थे, ठीक है ना। तो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है ना। अब ये बहुत सारे 5-7 कमेटी है, इसको हम क्या करेंगे, आगे लर्न करेंगे। लर्न कैसे करेंगे, वो ट्रिक के साथ करेंगे, नहीं तो ऐसे याद नहीं होगा, ठीक है। तो इसका आंसर बच्चों क्या हो जाएगा, सी, जवाहरलाल नेहरू। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो अब जो सीए बन गया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गया, ठीक है ना। इनका काम क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना। इससे बहुत सारे, इसको बनाने के लिए बहुत सारे कमेटी बनाए गए, ठीक है ना। हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। इस कमेटी को काम क्या था कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी थे उनको सौंप देना, और ये क्या करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन को बना देंगे। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन थे, अम्बेडकर साहब थे, ठीक है ना। तो अब देखो हम कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे हैं, तो उसमें ऐसा भी तो हो सकता है कि इतने सारे लीगल वर्ड्स आ जाएंगे, लीगल समस्याएं आ जाएंगी कि कौन चीज़ कैसे होना चाहिए, किसको क्या करना चाहिए, ठीक है ना। तो क्या है ना कि एक एडवाइज़र का जरूरत था,
या तुम समझ लो कि कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र बोल लो या लीगल एडवाइज़र बोल लो, ठीक है ना, जो हमें इसको एडवाइस कर सके, अच्छा ये गलत है ये सही है, ठीक है ना। तो जो इसको हम क्या बोल सकते हैं, क्वेश्चन अगर कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र की जगह आ जाता है अगर लीगल एडवाइज़र, तब भी क्वेश्चन क्या है, सेम ही है। तो यही पूछ रहा था कि जब सीए बना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना, तो उस समय जो लीगल एडवाइज़र था या कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र बोल लो, वो कौन था। तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, हर एग्जाम में, वन लाइनर एग्जाम जो होते हैं ना उसमें पूछे जा चुके हैं। तो इसको क्या करो आप, इसको लर्न कर लो। ये कौन था, डॉक्टर BN राव, ठीक है ना। ठीक बच्चों ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, आते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अब देखो, अब सवाल उठता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो बन गया, अब इसका काम क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करना, ठीक है ना। अब इसमें कितने मेंबर थे, बहुत सारे मेंबर थे, वो हम आगे करेंगे। कौन से मेंबर कहाँ से आए थे, कौन डायरेक्ट इलेक्ट हुए थे कि इनडायरेक्ट इलेक्ट हुए थे, जब हम क्वेश्चन करेंगे उस पर अब डिटेल में इस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तब क्वेश्चन सपोज करो कि कोई एक मुद्दा है, ठीक है ना, कोई मुद्दा है या कुछ पास करवाना है, जैसे सपोज करो प्रीएम्बल हो गया या कुछ फंडामेंटल राइट्स हो गया, पहले 7 थे अब 6 था, तो कुछ है, इस पर निर्णय लेना है हमें, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के समय कुछ एक मुद्दा है जिस पर निर्णय लेना है हमें। तो अब सवाल ये पूछ रहा है कि निर्णय कैसे लिया गया, वो मेजोरिटी से, जैसे सपोज करो कि 100 है, तो मेजोरिटी मतलब क्या होता है कि मोर देन 50% इसके फेवर में है, मतलब 51% इसको हाँ बोल रहे हैं, 49 ना बोल रहा है, तो इसको मेजोरिटी है। एक होता है 2/3 मेजोरिटी। 2/3 मेजोरिटी मतलब क्या होता है कि जो 100 मेंबर है इसके 2/3 जितना बनेंगे वो इसके फेवर में है कि नहीं, ठीक है ना। सी ऑप्शन है कंसेंसस, हाँ, मतलब आपस में एक दूसरे के सहमति से। एक होता है यूनिमसली, ठीक है, हाँ हम सब सपोर्ट करते हैं, समझ रहे हैं। तो ये सब ऑप्शन है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो सीए था कोई भी डिसीजन लेना था, फाइनल डिसीजन लेना था जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, तो कौन से प्रोसेस को अपनाया, ठीक है ना। तो इसका आंसर होगा बच्चों सी, बाई कंसेंसस, मतलब आम सहमति से। हाँ भाई सहमत हो, अगर सहमत नहीं हो तो चलो डिबेट कर लेते हैं। अच्छा मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा होना चाहिए, तुम बोलो ऐसा होना चाहिए, चलो अब ठीक है, तो तुम ऐसे करके हम एक फाइनल आउटपुट निकाल देते हैं, अब ऐसा होना चाहिए। मतलब क्या है कि आम सहमति से, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, ना मेजोरिटी होना चाहिए, ना स्पेशल मेजोरिटी होना चाहिए, ना यूनानिमसली होना चाहिए, ठीक है ना। क्या होगा, आम सहमति से ये बना। यहाँ तक क्लियर, ओके। आते हैं अगले स्लाइड्स की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, ठीक है ना, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्या बोलते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है ना कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरो किया गया है। मतलब हम जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे पार्ट्स जो सब पढ़ते हो आप, ठीक है ना। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है ना, बोला जाता है कि उसमें बहुत सारे कंट्रीज से हम बोरो करके अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाल लिए हैं, ठीक है ना। उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि यूएस से हम क्या बोरो किए हैं, उसके बाद ब्रिटेन से हम क्या बोरो किए हैं, ठीक है ना, फ्रेंच से क्या बोरो किए हैं, आयरलैंड से क्या किए हैं, जर्मनी से क्या किए हैं, सारे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर यह पूछ रहा है कि जब हम कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट कर रहे थे, ठीक है ना, तो ड्राफ्ट जब किए हैं तो उसमें किसका सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस पड़ा। इन्फ्लुएंस मतलब सबसे गहरा प्रभाव किसका पड़ा, समझ रहे हैं क्वेश्चन को। ऑप्शन है आपका कि यूएस का जो संविधान था उसका गहरा प्रभाव पड़ा, या ब्रिटिश का संविधान था उसका गहरा प्रभाव पड़ा, या ब्रिटिश ऑलरेडी इंडिया में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ला चुका था उसका स्वभाव पड़ा, या फ्रेंच का जो लिबर्टी और फ्रेटर्निटी का जो आइडिया है उसका स्वभाव पड़ा, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया ना कि जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, तो जब हम ड्राफ्ट करके एक नया कॉन्स्टिट्यूशन तैयार कर दिए, तो उसमें सबसे ज़्यादा गहरा प्रभाव किसका पड़ा, ठीक है ना। तो इसका बच्चों आंसर होगा सी, ठीक है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा। अब कैसे पड़ा उसको हम देखते हैं। रटना नहीं है, समझना है। जैसे एक हो गया फेडरल स्कीम मतलब होता है कि एक स्टेट दूसरे स्टेट के साथ जो संबंध होता है उसको फेडरल स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है ना। गवर्नर या राज्यपाल का जो ऑफिस है, ठीक है। उसके बाद जुडिशियरी है, जुडिशियरी में आ गया सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट आ गया। उसके बाद पब्लिक सर्विस कमीशन है, पब्लिक सर्विस कमीशन,
ठीक है ना। उसके बाद आ गया आपका इमरजेंसी प्रोविज़न हो गया। एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल सबसे इंपॉर्टेंट है, जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल है ना सारे हम इससे उठाए हैं, 1935 से उठाए हैं। बाकी ये जो पढ़ रहे हैं ना, फेडरल स्ट्रक्चर, गवर्नर का जो पोजीशन है, जुडिशियरी है, पब्लिक सर्विस कमीशन है, इमरजेंसी है, सारे किससे उठाए हैं, 1935 के एक्ट से हम उठाए हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का गहरा प्रभाव किससे पड़ा, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 का पड़ा, ठीक है दोस्तों। ओके, आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो हम बोले थे ना कि ऐसा, अब देखो इसमें ध्यान से समझो क्या है, इसमें हम लर्न करेंगे, ठीक है। हमने क्या बोला था कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बन गया। अब इसको बनाने के बाद क्या हुआ कि इसके जो मेंबर थे जो अटेंड किए थे, कितने मेंबर अटेंड किए थे, 211, ठीक है। अब चलो ये इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन अब मेंबर जो अटेंड किए थे इसको क्या है, अलग अलग कमेटी में बांट दिया गया, ठीक है। अब इस कमेटी का काम क्या था कि अपने फील्ड में काम करना। जैसे सपोज करो कि कोई आप स्टार्टअप आप बना रहे हो, तो होता है ना कि भाई कंटेंट तू तैयार कर, टेक्निकल मैटर तू देख, एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर तू देख, समझ रहे हो ना। तो अलग अलग जो रोल, इससे क्या होता है ना कि काम बढ़ जाता है, और जो जिसमें एक्सपर्ट होता है उसमें ज़्यादा अच्छा एफिशिएंट तरीके से उसमें रोल प्ले करता है, और इससे क्या होता है कि ओवरऑल एक जाकर चीज़ें बढ़िया बनती है, ठीक है। तो कमेटी बन गया, ठीक है ना। कमेटी अपना अपना काम जो है वो क्या करा, सौंप दिया किसको, ड्राफ्टिंग कमेटी को। ये सबसे हेड थे, जैसे सीईओ मान लो कोई कंपनी का हेड थे, ठीक है ना। इसके चेयरमैन कौन थे अंबेडकर साहब। अब इस ड्राफ्टिंग कमेटी का काम क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट कर देना, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में लिख देना, कॉन्स्टिट्यूशन को लिख देना कि कितने कितने आर्टिकल होने चाहिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन आप पढ़ रहे हो ना, कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट कर दिया, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि देखो पहला क्या है कि इसको मैच करना है कि कौन सही है कौन गलत है। पहला है ड्राफ्टिंग कमेटी, इसका हेड कौन है। उसके बाद कमेटी जो है वो यहाँ पर सॉरी ये जो है यहाँ होना चाहिए था, कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटीज राइट, ठीक है। उसके बाद है, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, प्रसाद यहाँ होना चाहिए था। देखो बच्चों, यूनियन कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी एंड स्टीयरिंग कमेटी, ठीक है ना। अब इसको क्या करना है, मैच करना है। तो आप तो मैच कर दोगे, लेकिन इसको हम क्या करेंगे, ट्रिक से याद करेंगे। कैसे याद करेंगे, ट्रिक से याद करेंगे, क्योंकि ट्रिक से याद नहीं करेंगे कि तो हमें याद नहीं होगा, ठीक है। तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ, लेकिन हम आपको लर्न करेंगे इसे ट्रिक से। तो आइए ट्रिक देखते हैं। एक कमेटी आपको मिल गया, ठीक है, राइट। अब देखो क्या है, ध्यान से देखना, यूनियन लिखा हुआ है, यहाँ भी यूनियन लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो जो यूनियन लिखा हुआ है ना उसको याद कर लेना, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर स्टेट है। अब देखो क्या है कि जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ था तो बहुत सारे स्टेट जो थे ना उनका अलग अलग डिमांड था। कुछ डिमांड कर रहे थे लैंग्वेज पर मेरे को नया स्टेट होना चाहिए, कुछ डिमांड कर रहे थे कि हमको इंडिया में रहना नहीं है, कुछ डिमांड कर रहे थे कि हमको ये चाहिए, कुछ डिमांड कर रहे थे कि वो चाहिए। तो जो अगर देखोगे तो देखो बच्चों, यहाँ पर ये क्या है, बड़ा यूनियन है, इसमें क्या है, बहुत सारे स्टेट आ गए, ठीक है। तो क्या है ना कि स्टेट का भी क्या था, जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ से ट्रिक ये बनता है कि जो यूनियन है, यूनियन का दो कमेटी था, यूनियन पावर कमेटी और यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, ठीक है। इस दोनों का जवाहरलाल नेहरू था, ठीक है। अब जवाहरलाल नेहरू का काम ये भी था कि जो स्टेट के साथ नेगोशिएट करके एक फाइनल कंक्लूजन लाना, मतलब स्टेट कमेटी के भी हेड थे, ठीक है ना। तो अब 3 क्या हो गया, जवाहरलाल नेहरू हो गया, राइट। अब आ जाओ आगे। आगे देखो क्या है, 2 कमेटी है, एक है प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी और एक होता है एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स। इसके सरदार पटेल थे। अब देखो कैसे याद करोगे, इसका एक ट्रिक है। अब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ था तो इंडिया बहुत सारे टुकड़े में बटे हुए, छोटे छोटे टुकड़े में बटे हुए थे, मोर देन 500 के आसपास टुकड़े में बटे हुए थे, ठीक है ना। इसमें से कुछ टुकड़ा था जिसको बोलते हैं प्रोविंस, ठीक है, और कुछ है जिसको बोलते हैं प्रिंसली स्टेट। तो प्रिंसली स्टेट से तो समझ में आ जाएगा कि भैया चलो हाँ कोई राजा वजा इसको रूल करता था समझ गए, जैसे निजाम को हैदराबाद को निजाम रूल करता था, ठीक है ना, वैसे प्रिंसली स्टेट थे।
जो प्रोविंस थे, प्रोविंस क्या था ना कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर आता था। जब इंडिपेंडेंस से पहले भी इंडिया है ना, इंडिया छोटे छोटे प्रोविंस में बटे हुए थे प्रिंसली स्टेट में। तो जो प्रोविंस थे उसको ब्रिटिशर्स, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट था उसके अंदर था, और जो प्रिंसली स्टेट थे वो वहाँ के जो राजा महाराजा थे उसके अंदर थे। तो जो प्रोविंस का जो 500 जो था उसको एक साथ इकट्ठे करने में सरदार पटेल का रोल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा, ठीक है ना। तो क्या है कि जो प्रोविंस है उसका प्रोविंस याद रखिएगा सरदार पटेल। क्यों? क्योंकि प्रोविंस और प्रिंसली स्टेट छोटे छोटे टुकड़े में बहुत सारे थे, उसको इकट्ठे कौन कराया? सरदार पटेल कराए, ठीक है ना। तो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी किसका आ गया? सरदार पटेल का आ गया। अब देखो एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट, ठीक है ना, तो इसका भी क्या आ गया? सरदार पटेल, ठीक है। अब ड्राफ्टिंग कमेटी तो उस समय से हम लोग पढ़ रहे हैं, इसको याद करने की जरूरत होगा नहीं, ठीक है ना। नीचे जो 2 कमेटी बन गया जिसको बोलते हैं हम रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी और स्टीयरिंग कमेटी, दोनों का आ गया राजेंद्र प्रसाद। देखो कैसे याद करोगे आप। 2 यूनियन है, यूनियन पावर कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, 2 यूनियन लिखा हुआ है, तो उसका दोनों का क्या हुआ? जवाहरलाल नेहरू, राइट। अब यूनियन के अंदर क्या आ जाएगा? छोटे छोटे स्टेट आ जाएंगे, तो तीनों का क्या आ गया? जवाहरलाल नेहरू, राइट। अब प्रोविंस वाला जो बात आ गया, प्रोविंस बताया था ना, जो ब्रिटिश के अंदर पहले जो ब्रिटिश जिस पर रूल करता था उसको प्रोविंस बोलते थे। तो जो प्रोविंस था और फंडामेंटल राइट्स था, दोनों का क्या आ गया? सरदार पटेल। ड्राफ्टिंग तो पता ही होगा, अंबेडकर साहब, ठीक है। नेक्स्ट आ गया रूल्स ऑफ प्रोसीजर और स्टीयरिंग कमेटी, 2 है, लास्ट 2 जो बचा उसका राजेंद्र प्रसाद रट लो, ठीक है ना। तो यूनियन और स्टेट क्या आ गया? जवाहरलाल नेहरू। प्रोविंस और फंडामेंटल राइट्स और माइनॉरिटीज के बारे में किसने करा? सरदार पटेल ने, ठीक है ना। ड्राफ्टिंग का क्या हुआ? अंबेडकर, ठीक है। उसके बाद लास्ट जो 2 बच गया रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी और स्टीयरिंग कमेटी, उसका क्या आ गया? राजेंद्र प्रसाद। तो ऐसे करके आप याद कर सकते हो। तो यहाँ तक क्लियर। तो आइए हम एक बार आज के लिए सिर्फ हम इतना ही करेंगे, 15 क्वेश्चन ही करेंगे, लेकिन आते हैं हम एक बार रिविजन कर लेते हैं, ठीक है, कि हम क्या क्या पढ़े हैं, ठीक है। देखो अब क्या है, सबसे पहले किसका डिमांड आया था? सीए का डिमांड किसने किया था? 1934 में एम.एन. रॉय ने किया था, राइट। हाँ, 1934 में किसने किया था? एम.एन. रॉय ने किया था। और एम.एन. रॉय रिवीजन करना, ध्यान से देखना जो हम लोग पढ़े हैं उसका। 1925 में सीपीआई का गठन भी किया था, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, राइट। उसके बाद 1935 में कांग्रेस ने डिमांड रखा, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसमें आईएनसी बोलते थे। और फाइनल 1936 में इसका जो लखनऊ सेशन हो रहा था उसमें ये प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव को एक्सेप्ट कौन किया? 1940 में ब्रिटिश ने कर लिया अगस्त ऑफर के थ्रू, ठीक है ना। तो अगस्त ऑफर हमेशा जबान पर याद होना चाहिए, राइट। अब अगस्त ऑफर को इंप्लीमेंट करने के लिए 1942 में क्रिप्स मिशन भेजा गया, राइट। अब क्रिप्स मिशन ने क्या करा, क्या बोला कि वर्ल्ड वार जैसे ही खत्म होगा, वर्ल्ड वार सेकंड खत्म हो जाएगा, तो इंडिया के पास हक है कि वो अपना इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन बना सके और सीए को, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को वो बना सके। तो वो फेल क्यों हो गया? क्योंकि मुस्लिम लीग ने टांग अड़ा दिया। उसने क्या बोला कि नहीं, अगर कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है तो 2 चाहिए हमें, इंडिया और हमें पाकिस्तान भी चाहिए, तो इसको तो एक गड़बड़ हो गया। 1942 के बाद क्या आया? 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान। इसने क्या करा? इसने कुछ ऐसा प्रस्ताव रखा जिसको मुस्लिम लीग ने एक्सेप्ट कर लिया कि चलो यार कर लेते हैं, चलता है, ठीक है। तो ऐसे क्या हुआ कि 1946 में सीए का संगठन हुआ, सीए बना। अब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना, उसके बाद क्या हुआ? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बाद क्या हुआ? तो उसमें बहुत सारे कमेटी बने। पहले उसका हेड कौन था? टेम्प्रेरी हेड सचिदानंद सिन्हा। उसके बाद परमानेंट हेड क्या हुआ? राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद एक कमेटी बना, अलग अलग जो कमेटी जो भी पढ़े थे, जो अभी लर्न किए हैं, यूनियन वाला, यूनियन स्टेट वाला जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। उसके बाद प्रोविंस वाला, फंडामेंटल राइट्स वाला हो जाएगा, सरदार पटेल हो जाएंगे। ड्राफ्टिंग का अंबेडकर, बाकी जो बच गया उसका क्या हो जाएगा? राजेंद्र प्रसाद। तो इस तरह के जो कमेटी था, इनका काम क्या था कि अपने फील्ड में काम करके ड्राफ्ट करने के लिए दे दे ड्राफ्टिंग कमेटी को। अब ड्राफ्टिंग कमेटी क्या हुआ कि अंबेडकर उसके हेड थे, अंबेडकर एक ड्राफ्ट करके एक नया कॉन्स्टिट्यूशन को प्रेजेंट कर दिया, ठीक है। तो ये पूरा होल कहानी था। आगे भी हम पढ़ेंगे इसके बारे में, आगे क्वेश्चन करेंगे तो डिटेल क्या करेंगे कि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम पढ़ेंगे भी और साथ साथ क्वेश्चन कर लेंगे। तो हाँ, तो एक बार और मैं बता देता हूँ कि एनटीपीसी ब्रह्मास्त्र बैच हम लोग लाने जा रहे हैं, जिसका ऑलरेडी पॉलिटी का लेक्चर सेकंड था। पहला में मैंने सिलेबस डिस्कस किया है कि कैसे कैसे पढ़ना है, उसको आप देख सकते हैं।
ठीक है। और ये लेक्चर सेकेंड है, पॉलिटिक्स साथ साथ सारे भी जीए का, जनरल अवेयरनेस का सारे सब्जेक्ट आएंगे आपके पास, उसको भी आप पढ़ लें। और साथ में मैथ्स, रीजनिंग, सारे सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, वो भी कितने दिन में, 40 दिन में। वो भी एक सटीक और सही प्रिपरेशन के साथ पढ़ाया जाएगा कि आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, सही तरीके से। मेहनत आपको भी करना है, हमको भी करना है, और उससे क्या होगा कि हम लोग एग्ज़ाम को अच्छे तरीके से क्रैक करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। उसमें क्या करेंगे कि हम लोग आगे के क्वेश्चन को करेंगे, फिर उसी तरीके से पढ़ेंगे जैसे अभी पढ़े हैं, कि क्वेश्चन करेंगे, साथ में पूरे इसके डिटेल हिस्ट्री देखेंगे कि अच्छे ऐसे 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 बढ़ा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, फिर जो पुराने क्वेश्चन में जो पढ़े हैं ना उसको रिवीजन करेंगे। तो ऐसे क्या करेंगे कि अगर हम 10-15 क्वेश्चन करते हैं और उसको हम जो फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में क्या पढ़े हैं उसको अगर हम रिवाइज करते रहते हैं, ठीक है ना, तो इससे क्या हुआ कि हम 15 क्वेश्चन करेंगे, कम से कम 10-15 बार रिवीजन करेंगे, तो हमको घर पर जाके याद करने की ज़रूरत नहीं होगी और हमें याद हो जाएगा। तो ओके दोस्तों, धन्यवाद ये लेक्चर देखने के लिए। मिलते हैं आपके साथ अगले लेक्चर में। धन्यवाद।